हेलो चैम्प्स। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ आपकी बिजनेस स्टडीज का सैम्पल पेपर फॉर द सेशन 23-24 जो आपका सीबीएसई ने लेटेस्ट इशू किया है। सैम्पल पेपर सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इट्स अ वेरी यूजफुल गाइडलाइन कि हमारा जो फाइनल एग्जाम है वो किस तरह का दिखाई देगा। और आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में, आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके टीचर्स पूछ सकते हैं। सो यू नो दैट द पैटर्न ऑफ द एग्जाम इज कि 80 मार्क्स का आपका पेपर है, 3 आवर्स का एग्जाम होगा। द फर्स्ट 20 क्वेश्चंस आर 1 मार्क क्वेश्चंस जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, विच इज ऑल्सो रेलिवेंट फॉर योर सीयूईटी प्रेपरेशन। उसके बाद आपके 3 मार्क क्वेश्चंस हैं, 4 मार्क क्वेश्चंस हैं और 6 मार्क क्वेश्चंस हैं। टोटल 34 क्वेश्चंस है। टाइम मैनेज करना कोई बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पे नहीं होता है। ऑफकोर्स आपकी प्रेपरेशन अच्छी होनी चाहिए, तो टाइम यहाँ पे मैनेज हो जाता है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वील गो थ्रू वन बाय वन ऑल द क्वेश्चंस। वन इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू इज कि मैं आपको रेफरेंस दूंगी कि ये पर्टिकुलर लाइन आपकी बुक में यहाँ पे लिखी है, ये पर्टिकुलर कीवर्ड आपकी बुक में यहाँ पे लिखा है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप उसी समय अपनी बुक ओपन करके उसे मार्क कर लें। इफ यू हैव टू पॉज द वीडियो फॉर दैट, डू दैट, बट प्लीज mark it in your book so that you know this is important, right? चलो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ मेडिक्स फार्मा लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू डिबेंचर्स वर्थ ₹40 lakhs in order to finance a major R&D project. This would increase the debt equity ratio from 1:1 to 2:1. However, at the same time, it would increase EPS. ना देखो, वो सोच रहे हैं कि हमें पैसों की जरूरत है तो हम डेट इशू करके फंड्स रेज कर लेते हैं। तो इससे वो कह रहे हैं कि हमारी डेट इक्विटी रेशियो बढ़ जाएगी, विच इज ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आपका डेट का कंपोनेंट बढ़ रहा है तो न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो रेशियो बढ़ जाएगी। सो व्हाट दे आर टेलिंग अस इज कि आप ज्यादा डेट यूज करोगे और इसकी वजह से हमें एक रिजल्ट मिल रहा है कि हमारा ईपीएस बढ़ जाएगा। तो आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में पढ़ते हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर में कि ज्यादा डेट यूज करने से अगर ईपीएस बढ़ता है तो इसे हम फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज कहते हैं। और इसके पीछे जो अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ डेट। इसी वजह से देयर इज फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझना चाहते हैं तो आई पुट द लिंक ऑफ द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द आई बटन। आप जरूर देखना, बहुत ही डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। तो ज्यादा डेट लेने से अगर ईपीएस बढ़ रहा है, दिस हैज टू बी अ कंडीशन ऑफ और अ केस ऑफ फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। और उसका जो बेसिक लाइक आई सेड अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है कि आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डेट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट? डी। चलो आगे बढ़ते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, a bottle of anti-dandruff shampoo mentions clean your hair and get rid of dandruff in one squeeze. Which product related decision is there? Now product related decisions, I always say कि आप 3 चीजों के बारे में सोचो अगर वो प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन पूछ रहे हैं। दैट इज बीपीएल, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। अगर बॉटल ऑफ द शैम्पू के ऊपर कुछ लिखा है तो दिस इज अ पार्ट ऑफ लेबलिंग। आपकी बुक में भी मेंशन है अंडर फंक्शंस ऑफ लेबलिंग दैट इट डिस्क्राइब्स द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाइज इट्स कंटेंट्स। वहां पे भी कुछ आपको एग्जांपल्स गिवन है, जैसे बालों में दम तो लाइफ में फन, यू नो दिस इज द एग्जांपल गिवन इन योर बुक। तो दिस इज लेबलिंग। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। With the presence of women in the workforce, there has been a shift towards formal wear, increased demand of electronic gadgets, and increase in demand of cosmetics. There is a big picture given in your NCERT, जहाँ पे ये डिस्क्राइब किया हुआ है कि आजकल women are also participating more and more in the workforce. They are going to work, going to office. इस वजह से फॉर्मल वेयर की डिमांड बढ़ गई है बिकॉज दे नीड फॉर्मल क्लोथ्स टू गो टू द ऑफिस। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की डिमांड बढ़ गई है और कॉस्मेटिक्स की भी बिकॉज दे वांट टू लुक पुट टुगेदर। सो दिस इज सोशल एनवायरनमेंट बिकॉज दिस इज चेंज इन द परसेप्शन ऑफ द सोसाइटी। वी आर बिकमिंग more and more modern in our thoughts that women are equally capable and they also should participate in the economic activity. So a big picture is given in your book. Make sure to go through it. Okay, after that, name the function of marketing which is effective in bringing repeat sales. This is the key word or the key line for customer support services. आपके जो functions होते हैं marketing के, there are total 12 functions. उसके लिए भी हमने mnemonic बनाया है। Good morning, coffee पियो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, business studies पढ़ो, सो जाओ। तो इसमें जो customer support services है उसमें हम यही पढ़ते हैं कि
आप अपने कस्टमर्स को सर्विसेज दो तो वो फिर बार बार आपके पास सामान खरीदने आएंगे एंड दे विल ऑल्सो develop a brand loyalty for your product, right? So the correct answer is customer support services, short में हम CSS भी बोलते हैं, ठीक है। और लाइक इसमें हम पढ़ते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज दो, हैंडलिंग कंप्लेंट्स, तो all this is a part of customer support services. Okay, after that, SEBI calls for information and issues a show cause notice to stock exchange and its officials seeking explanation and conducting audit and inquiry. Which function of SEBI? Now functions of SEBI तीन है हमारी बुक में, रेगुलेटरी, डेवलपमेंट और प्रोटेक्टिव। उसमें से हम पढ़ते हैं कि अगर सेबी को इंफॉर्मेशन कॉल आउट करनी है या कोई ऑडिट करनी है, इंक्वायरी करनी है, तो इट कैन डू सो, ये उसका रेगुलेटरी फंक्शन है, राइट? सो दिस इज रेगुलेटरी। मूविंग ऑन देन, so this is an image based question and recently हमने देखा है कि CBSE has started asking the picture related questions, और ये जो पिक्चर होती है आपके NCERT से ही होती है, तो जहां जहां पे भी कोई इमेज गिवन है, पिक्चर गिवन है, मेक श्योर टू रीड इट वंस नाइसली, वहां से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये कंपनी के एम्प्लॉइज खड़े हैं, दे आर फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, मार्केट्स, फाइनेंस, प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्स, and then likha hai together everyone achieves more as a team, so they are talking about group efforts. So let's see what they're asking. Point of significance of management, importance of management, jaise increases efficiency, helps in achieving group goals, development of society, helps in achieving personal objectives, helps in creating a dynamic organization. तो यहाँ पे definitely बात हो रही है टीम वर्क की, so this has to be management helps in achieving group goals, right? So the next question is the allocative function of financial market helps in. Allocative function क्या होता है? जैसे financial market is the link between savers and investors and helps in mobilizing funds between them. तो इसके दो consequences होते हैं। अगर हम allocative function अच्छे से perform कर पाते हैं तो two consequences follow. This is given in your book, please mark it. Financial market chapter में first कि जो हाउस होल्ड्स हैं इनको अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, और सेकंड स्कैर्स रिसोर्सेज को हम उसके मोस्ट प्रोडक्टिव यूज में लगा पाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा गिवन है हमें। ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन ट्रेडिंग प्रोसीजर, अर्निंग हायर रेट ऑफ रिटर्न टू हाउस होल्ड सेक्टर, बेटर फंक्शनिंग ऑफ डिपॉजिटरी, डिटर्मिनिंग द प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज। सो दिस हैज टू बी द बी ऑप्शन। अगर एलोकेटिव फंक्शन अच्छे से परफॉर्म होता है तो टू कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले हम रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन पढ़ेंगे सो दैट जब हम क्वेश्चन रीड करें तो हमें पता हो कि हमें किस डायरेक्शन में सोचना है। सो दिस इज आइडेंटिफाई द रेलेवेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आपको पता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट 5 होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो उसमें से कोई हमें यहाँ पर फंक्शन सोचना है, ठीक है। देखते हैं क्या है केस स्टडी। सो दिस इज IND Dykman Limited is a chemical manufacturing company producing dyes and pigments both for domestic and international market. It has enjoyed a considerable market share, but lately it has been facing problems in terms of target sales and customer satisfaction. This is due to the reason that new entrants have emerged with better technology and competitive pricing. The chairman of the company addressed this issue in the departmental meeting. The production head, Mr. Kamble, advised the chairman to revamp the system and take immediate necessary actions to rectify the problem so that sales are achieved as per plans. आप सोच सकते हैं क्या है, कोई प्रॉब्लम आ गई है तो अब हम सोच रहे हैं कि क्योंकि हम अपने टारगेट्स मीट नहीं कर पा रहे हैं तो हम रेक्टिफिकेशन करें, कुछ स्टेप्स लें प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, नेसेसरी एक्शन लें। तो आप समझ सकते हैं कौन सा फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम यही कहते हैं ना कि वी हैव नोटिस्ड सम डेविएशंस एंड इन ऑर्डर टू नाउ रेक्टिफाई इट वी शुड टेक करेक्टिव एक्शन सो दैट वी आर एबल टू अचीव टारगेट्स, और हम अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग अपने टारगेट्स को अचीव कर सके। सो दिस इज कंट्रोलिंग, ठीक है। प्लानिंग लग सकता है क्योंकि वर्ड प्लान आ रहा है, बट नहीं, हम नोटिस कर रहे हैं कि देयर इज अ प्रॉब्लम और प्लान्स के अकॉर्डिंग काम नहीं हो पा रहा है एंड वी नीड टू टेक सम नेसेसरी एक्शन, दिस हैज टू बी कंट्रोलिंग, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देन choose the incorrect statement about pricing objectives as a factor affecting price of a product. ये वैसे भी एक important आपका टॉपिक है
कि जब हम एक प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डिटरमिन करते हैं तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट वी नीड टू कंसिडर, मार्केटिंग में ये आपका टॉपिक है। तो उसमें एक पॉइंट है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स, उसमें देयर आर सर्टेन पॉइंट्स, सब पॉइंट्स, जैसे अटेनिंग मार्केट शेयर लीडरशिप, देन सर्वाइविंग इन अ कंपेटिटिव मार्केट, देन अटेनिंग क्वालिटी लीडरशिप, राइट। तो उसमें से कुछ ये पॉइंट्स है, लेट अस सी। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी। If a firm's objective is to maximize profits in the short run, it should charge maximum price for its product. सही लग रहा है। अगर आप शॉर्ट टर्म में ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो तो अपने प्रोडक्ट को आप महंगा बेचेंगे। If a firm's objective is to capture market share, it should keep low price of its product. ये भी सही लग रहा है। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में सेल करना चाहते हो, ज्यादा बड़ी मार्केट को कैप्चर करना चाहते हो, तो आपको प्राइस कम रखना होगा। If a firm wants to attain product quality leadership, it should charge lower prices. ना ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप क्वालिटी लीडर बनना चाहते हो तो यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और इतना पैसा अगर आप R&D पे स्पेंड कर रहे हो तो आप अपने प्रोडक्ट को सस्ते में नहीं बेच सकते, राइट। सो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ दिस। बट हम एक बार ये भी पढ़ेंगे, डी, if a firm is facing problems in survival due to stiff competition, it may offer discount on its products. Yes, surviving in a competitive market. अगर आप मुश्किल से survive कर पा रहे हो तो आप अपने products पे discounts चलाने के बारे में सोच सकते हो। तो ये incorrect statement है, यानी कि ये हमारा correct आंसर है, क्योंकि उन्होंने हमसे incorrect statement पूछी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। Then we have read the following statements, assertion and reason. Now competency based questions आपके पेपर में आने हैं, तो you have to prepare yourself for that. Choose the correct alternative from those given below. Management is concerned with efficient use of resources. Yes, this is a true statement कि management कोशिश करती है कि हम अपने resources को efficiently use करें, हम wastage को minimize करें, cost saving करें. Reasoning, for management both efficiency and effectiveness need to be balanced. Yes, मतलब these are two sides of the same coin, दोनों जरूरी है, these are aspects of management. तो ये दोनों statements individually तो सही लग रही हैं, but क्या ये एक दूसरे को explain कर रही हैं? How can we think about that? Management is concerned with efficient use of resources because लगा के देखो, for management both efficiency and effectiveness need to be balanced. Now this does not seem to explain, the reason is not explaining the assertion as such, क्योंकि यहाँ पे आप efficiency की बात कर रहे हो और यहाँ आप कह रहे हो दोनों को balance करना है। तो even though both the statements are individually correct, but the reason is not the correct explanation of assertion. ठीक है, तो इसे आप mark करेंगे। Okay, moving on then, let us see. Concentration of decision-making functions at the apex of management. Concentration is what? This is centralization. ये आप अपने principles of management में भी पढ़ते हैं, centralization and decentralization, and you also study about this under your chapter called organizing. ठीक है, जब decision making power या authority concentrate हो जाती है at the top level, तो that is centralization. ठीक है, चलो आगे चलते हैं। Some employees have been assigned the job of measuring the output in an objective and reliable way. They are applying different techniques for achieving the same. Some of these are personal observations, sample checking, etc. They are also keeping the units of measurement same as that of the units in the standards named the step in the process of controlling. So ये जो स्टेप है जहां पे एक्चुअली वो बात करें कि पर्सनल ऑब्जर्वेशन से, सैंपल चेकिंग से हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है, वैसे हमारे पास क्या क्या स्टेप्स हैं? सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, एनालाइजिंग डेविएशंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो जहां पे हम खुद की ऑब्जर्वेशन से नोटिस कर रहे हैं, सैंपल चेकिंग कर रहे हैं, तो हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को यहाँ पे मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। चलो आगे चलते हैं। For products requiring long-term storage like agricultural products, the warehouses are located near to the market. And the second statement is higher the level of inventory, higher will be the level of service to the customers. So this topic is given under physical distribution. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर आपको long term storage चाहिए तो warehouses should be located near to the market. Actually this is not a correct statement. अगर long term storage है
तो प्रोडक्शन साइट के पास आप वेयर हाउसेज बनाते हैं। अगर गुड्स बहुत ज्यादा बल्की है, डिफिकल्ट टू शिप है, तो फिर आप मार्केट के पास वेयर हाउसेज बनाना प्रेफर करते हैं। बट यहाँ पे सिर्फ लिखा है लॉन्ग टर्म स्टोरेज। दिस एग्जैक्ट लाइन इज गिवन इन योर बुक, फाइंड इट आउट एंड मार्केट। लॉन्ग टर्म स्टोरेज चाहिए तो वेयर हाउसेज आर लोकेटेड नियर टू द प्रोडक्शन साइट्स। सेकेंड स्टेटमेंट है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी फॉल्स हो गई। सेकेंड स्टेटमेंट है हायर द लेवल ऑफ इन्वेंट्री, हायर विल बी द लेवल ऑफ सर्विस टू द कस्टमर्स बिकॉज द कॉस्ट ऑफ कैरिंग द इन्वेंट्री विल ऑल्सो बी हाई। डेफिनेटली यहाँ पे अगर हम ज्यादा इन्वेंट्री रखते हैं तो हम अच्छे से अपने कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, जल्दी उनको सामान पहुंचा सकते हैं। बट डेफिनेटली इसमें हमारी खुद की कॉस्ट ज्यादा होगी, कैरिंग कॉस्ट ज्यादा होगी। तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो हमारा सही आंसर है स्टेटमेंट 2 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मूविंग ऑन देन, हियर हमें क्या बताना है? Identify the importance of business environment. Importance of business environment may we have different points like identifying opportunities and getting the first mover advantage, identifying threats and early warning signals, helps in planning and policy formulation, helps in tapping useful resources, helps in improving performance. ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। Mr. Vivek is working as the general manager of Ocean Hotels Limited. Mr. Vivek observed that government was taking a special interest in the tourism industry as this sector is an important source of foreign exchange and employment promotion. On the basis of this news, the company decided to set up hotels at several tourist places. Ocean Hotels Limited established 50 hotels before other companies considered this issue. आपने नोटिस किया एज द जनरल मैनेजर कि गवर्नमेंट बहुत इंटरेस्ट ले रही है टूरिज्म को प्रमोट करने में, तो आपने सोचा कि दिस इज अ गुड टाइम टू एक्सपैंड आवर होटल बिजनेस। आपने 50 होटल्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर दिए और अभी बाकी कंपनीज ने इसके बारे में नहीं सोचा। तो आई थिंक दिस इज इजी टू इंटरप्रेट। Identifying opportunities and getting the first mover advantage. ठीक है, वैसे इसके आगे क्या लिखा है? Very soon this brand Ocean Hotels Limited became well known in the market. So you took the first mover advantage. चलिए, moving on then. All right, now next question is interesting. देखेंगे एक बार। Name the function of management that acts as a means for translating plans into actions. Now this exact line is given in your book. आप इसे फाइंड आउट करके मार्क करेंगे, मैं आपको अभी बताती हूँ कहां पर। सो अब प्लान्स को हमें एक्शन में कन्वर्ट करना है। तो वी हैव द 5 फंक्शंस: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो दिस इज ऑर्गेनाइजिंग। अब हमने प्लानिंग कर ली, अब नेक्स्ट स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग करना, एक्शन लेना। वैसे हम ये पढ़ते हैं डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, वो भी एक अलग पॉइंट है। बट प्लान बन चुका है, अब हमें एक्शन में उसे ट्रांसलेट करना है, तो इसके लिए जो फंक्शन है दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। Organizing people and resources and using them effectively and optimally to achieve the objectives. This line is given in your book exactly. Find it out. ये आपको introduction of organizing जहाँ पे given है NCERT में, वहां पे आपको ये sentence मिलेगा। Find it out and mark it. ठीक है, then इसमें से हमें अगेन ट्रू फॉल्स बताना है। Statement 1. Electronic holdings can be converted into physical certificates with the process of dematerialization. Obviously, this is a false statement. Dematerialization में तो हम physical को electronic holding में convert करते हैं, तो this cannot be correct. Then there is no danger of theft, loss or forgery of share certificates in dematerialization. Yes, this is true. ये हम अपनी बुक में भी पढ़ते हैं कि जो पेपर फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट्स होते थे उसमें बहुत सारे इश्यूज होते थे, लाइक थेफ्ट, फेक ट्रांसफर्स, फोर्ज्ड ट्रांसफर्स, डिलेज इन ट्रांसफर्स, जो कि डीमटेरियलाइजेशन में नहीं होते क्योंकि एवरीथिंग इज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो यहाँ पे भी स्टेटमेंट 2 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, राइट? देन मूविंग ऑन, यहाँ पे हमें बताना है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। हमें पता है डायमेंशंस आर 5: SLEP, सोशल, लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल। लेट अस सी। PACE is a reputed chartered accountant firm which renders services to big MNCs. The chartered accountants of the firm are required to travel to Delhi and NCR, for which they use companies' cars. The firm decided to convert its petrol cars to electronic cars in order to improve the quality of life of people.
तो डेफिनेटली पेट्रोल कार्स को अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कार्स में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, and we are also trying to improve the quality of life of people. This is the key sentence for your social environment. So the answer is social and technological. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. Now match the following type के questions. These questions are also very popular for your CUET. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे अपने CUET एग्जाम के लिए भी. लेट अस सी, यहाँ पे हमें टूल्स ऑफ प्रमोशन को उनकी एक्सप्लेनेशन के साथ मैच करना है. टूल्स ऑफ प्रमोशन वी नो वी हैव PAPs, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, सेल्स प्रमोशन. ठीक है, चलो. इट इज अंडरटेकन बाय सम आइडेंटिफाइड पर्सन और कंपनी. ये आप एडवर्टाइजिंग में पढ़ते हो, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. We know exactly who is giving money for this. So this is advertising. Then it plays an important role at the awareness stage. Awareness stage जब product बिल्कुल नया है तो उसमें हम use करते हैं personal selling. This is also given in your book. It helps in managing public opinion, very simple, public relations, the image of the company, the goodwill of the company. It uses tools specifically designed to promote to customers, middlemen, and salespersons. जैसे sales promotion के techniques होती हैं, discount, rebate, product combination, quantity gift. So this is sales promotion. So A को हमने मैच किया है 3 के साथ, B को हमने मैच किया है 1 के साथ, C को हमने मैच किया है 4 के साथ और D को हमने मैच किया है 2 के साथ. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. From the following, which is not a relevant feature of management as a science? तो management की nature है management as an art, as a science, as a profession. Science, management as a science का इसमें से कौन सा feature नहीं है? Based on experimentation, ये तो feature होता है. Systematized body of knowledge, there is cause and effect relationship, universal validity भी होती है. Based on practice and creativity, ये science नहीं है. This is art. तो ये management as a science का feature नहीं है. ठीक है, चलिए मूविंग ऑन. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम ऑफ डीमोनेटाइजेशन वाज नॉट टू curb corruption, reduce the prices of real estate, withhold the accumulation of black money generated by undeclared income, counterfeit the use of high denomination notes for illegal activities. देखो, reduce the price of real estate was not the real aim of demonetization, but yes, it led to this. मतलब ये इसका एक रिजल्ट था या कॉन्सिक्वेंस था. But this was not the objective, right? ये आप अपने पढ़ते हो chapter number 3 business environment में. So this was not the aim. तो इसलिए this is the correct answer here, B, option number B. चलिए, now let's look at the next question. ये 3 marks का question है. इसमें हमसे पूछा है identify and state 3 points of importance of management. तो पहले तो importance of management को हम recall करते हैं. Management helps in achieving group goals. It helps in achieving or increasing efficiency, helps in the development of society, helps in achieving personal objectives, and helps in creating a dynamic organization. ठीक है, तो उसमें से हमें यहाँ पे points बताने हैं जो इस केस में है. Captcha Limited is a construction company in which all employees learn various ways of dealing with diverse situations from their seniors. Company provides financial as well as non-financial incentives. This helps the employees to grow and develop their abilities. यहाँ पे आप इस पॉइंट को रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि एम्प्लॉइज भी ग्रो कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो एबल टू डेवलप देमसेल्व्स, डेवलप देयर एबिलिटीज, साथ में वो काम भी कर रहे हैं. सो दिस इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. Along with the personal objectives, employees are able to contribute to the achievement of organizational objectives. So this is the first importance ka point which we can recognize. Then the organization behaves as a responsible constituent of society, easy to understand here, and always creates good quality products. So good quality products, creating employment opportunities, using environmental friendly methods of production for the greater good of the society, ये सब होते हैं under the point development of society. Management helps in the development of society, right? उसके बाद
The training modules are excellent and the employees always try to find unique ways of providing solutions in the context of rapidly changing business environment. So this is management helps in creating a dynamic organization. ठीक है, तो यहाँ पे हम all the 3 points we are able to recognize. चलिए आगे चलते हैं. So next question again of 3 marks. यहाँ पे हमें option मिल रही है. State any 3 reasons as to why controlling is regarded as an indispensable function of management. So indispensable matlab very important. This line is also written in your book, jahan importance of controlling mentioned hai just above that. So they are asking about the importance of controlling as a function of management. तो क्या होते हैं points इसमें जो हम पढ़ते हैं? Controlling helps in ensuring order and discipline, judging the accuracy of standards, helps in achieving the objectives, facilitating coordination and action, improves employee motivation, right? तो आप कोई भी 3 points को अच्छे से लिख दीजिए and that's it. चलिए उसके बाद, now this question, enumerate any 3 advantages of management by exception, which is used by managers in analyzing deviations. So analyzing deviations is one of the steps in the process of controlling. तो उसमें हम 2 तरीके पढ़ते हैं, critical point control और management by exception या control by exception. इसमें हम ये पढ़ते हैं ना कि सारी बातें हमें मैनेजमेंट तक लेकर जाने की जरूरत नहीं है. Only those deviations which go beyond the permissible limit need to be brought to the notice of the management. तो अब इसकी advantages कहाँ लिखी है बुक में? तो आप अपनी बुक खोले NCERT, उसमें चेक करें, जहां analyzing deviations वाला पॉइंट है उसी के नीचे एक बॉक्स गिवन है आपकी बुक में. उस बॉक्स में क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की इंपॉर्टेंस या एडवांटेजेस लिखी है. सो यू हैव टू गो थ्रू देम. फॉर एग्जाम्पल इसमें हम कह सकते हैं कि इट सेव्स टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ मैनेजर्स, क्योंकि उनको सिर्फ सिग्निफिकेंट डेविएशंस पे फोकस करना है. सेकेंड पॉइंट आप कह सकते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ इंपॉर्टेंट मैटर्स पे फोकस करना है, सो इट लीड्स टू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मैनेजरियल टैलेंट. एंड क्योंकि रूटीन एक्टिविटीज आर लेफ्ट टू द सबऑर्डिनेट्स, आप सबऑर्डिनेट्स को कहते हो कि अगर छोटी मोटी डेविएशंस है तो उसको खुद डील करो. तो दिस ऑल्सो हेल्प्स इन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड हेंस इससे एम्प्लॉइज का मोराल भी इंक्रीज होता है. ठीक है, तो इसे भी आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसमें हमें बताना है, दिस इज ऑल्सो ऑफ 3 marks. नेम एंड एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस विच हैज नॉट बीन परफॉर्म्ड प्रॉपरली, जो अच्छे से परफॉर्म नहीं किया गया. तो आपको पता है स्टेप्स इन द स्टाफिंग प्रोसेस: एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, देन प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग और कॉम्पनसेशन. ठीक है, तो कौन सा स्टेप अच्छे से परफॉर्म नहीं किया गया? लेट अस सी. Resolutions Private Limited is a publishing company. Its book on business studies for class 12 is in great demand. As a result, the employees in the marketing department are always racing against time as they have to work overtime and on holidays as well to cater to the demand. The work stress has led to dissatisfaction among the employees of the marketing department. आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या हो रहा है? काम बहुत ज्यादा है जिस वजह से एम्प्लॉइज में स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है और वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे. Which function, which step of the staffing process is not properly performed? The very first step जब आप सोचोगे आपको आंसर मिल जाएगा. This is estimating manpower requirement, क्योंकि इसी में हम पढ़ते हैं that we need to do workforce analysis and workload analysis, which is कि कितने लोग रिक्वायर्ड है और कितने लोग अवेलेबल हैं. इसको अच्छे से एनालाइज करोगे सो दैट यू कैन रिक्रूट मोर पीपल. यहाँ पे क्या है, काम बहुत ज्यादा है, लोग कम होंगे, इसीलिए जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उन्हें ओवर टाइम करना पड़ रहा है एंड दे आर अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. तो यहाँ पे जो स्टेप अच्छे से परफॉर्म नहीं किया गया, दैट इज एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट. ठीक है, इसे हम एक्सप्लेन कर देंगे क्योंकि उन्होंने लिखा है एक्सप्लेन भी करो. उसके बाद also explain the immediate next step in the process of staffing. Immediately after estimating manpower requirement कौन सा step होता है? That is recruitment. इसके बारे में आप लिखेंगे the definition for searching for prospective employees and stimulating them to apply for jobs in the organization. That is recruitment. ठीक है, तो उसे explain कर देंगे. Simple question है.
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. स्टेट एनी 3 फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. वेरी इंपॉर्टेंट, हमें पता ही है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. सो लाइक प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, contributes to economic growth, provides scope for speculation, spreading of equity cult, then pricing of securities. So you can explain properly any 3 functions. ठीक है. उसके बाद state the first 3 steps involved in the screen based trading for buying and selling of securities. ये वैसे भी एक important topic है, अगर आप इसे पूरा डिटेल में समझना चाहते हैं तो I'll provide the link of that video in the description. आप जरूर देखिएगा, बहुत क्लैरिटी मिलेगी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड. सो द फर्स्ट स्टेप वुड बी, अगर एक पर्सन को बाय या सेल करनी है सिक्योरिटीज, तो he or she has to first approach a registered broker or a sub broker and has to enter into an agreement with him. तो आपको साइन करना होगा एक ब्रोकर क्लाइंट अग्रीमेंट और एक फिल करना होगा क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म. यू हैव टू ऑल्सो गिव आउट सम इम्पोर्टेंट डिटेल्स जैसे पैन, विच इज अ मैंडेटरी डिटेल दैट you have to give out. उसके बाद ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट. देन ओपनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. डीमैट अकाउंट को हम बेनिफिशियल ओनर अकाउंट भी कहते हैं. साथ ही आपका एक बैंक अकाउंट भी होना चाहिए फॉर कैश ट्रांजैक्शंस. Then the third point would be placing of the order. Then you have to give out clear instructions कि आपको किस कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, at what price. You have to give out instructions to the broker, and then the broker will give you an order confirmation slip. तो आप जैसे ये फर्स्ट 3 स्टेप्स हैं, इनको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देंगे. ओके, चलो उसके बाद एक्सप्लेन द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग. 4 मार्क्स का है ये क्वेश्चन, तो 2 मार्क्स फॉर ईच पॉइंट. डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन. जैसे बाकी के सारे फंक्शंस ओनली ले डाउन द सेटिंग फॉर एक्शन, डायरेक्टिंग वो फंक्शन है जहां एक्चुअली एक्शन अब लिया जा रहा है, जहां पे एक्शन स्टार्ट हो रहा है. सो डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, वन ऑफ द फीचर्स. आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. डायरेक्टिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है. मैनेजर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, बट डायरेक्टिंग चलती रहेगी, क्योंकि डायरेक्शन के बिना ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज ठीक से परफॉर्म हो ही नहीं सकती. ठीक है, चलो उसके बाद इसी में ऑप्शन में है कि आपको लीडरशिप स्टाइल्स एक्सप्लेन करने हैं. यू नो दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल और लेज़र-फेयर. तो ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, ऑटोक्रेटिक लीडर जो होता है, ही गिव्स आउट ऑर्डर्स एंड वो एक्सपेक्ट करता है कि सबऑर्डिनेट्स उसके ऑर्डर्स को ओबे करेंगे. ये लीडर डॉगमेटिक होता है, इस he does not wish to be contradicted. यहाँ पे communication one way होता है. ठीक है, इस तरह से. Then laissez-faire leadership style. इसमें जो लीडर है वो पावर यूज नहीं करता है unless it is absolutely essential. यहाँ पे सबऑर्डिनेट्स को हाई लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस दी जाती है. मैनेजर सिर्फ आउटसाइड से देखता रहता है और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है if needed. But subordinates are given a high degree of independence to formulate their own objectives and to carry out the work. Okay, उसके बाद state any 4 limitations of using the internal sources of recruitment. This is of 4 marks, so हम 4 limitations लिख देंगे. Internal sources में आपको पता है, like we have transfers, promotions. तो यहाँ पे first limitation हो गया कि इससे नया खून, नया जोश ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आता है. इट मे लीड टू डेंजर ऑफ इनब्रीडिंग बाय स्टॉपिंग द इन्फ्यूजन ऑफ फ्रेश ब्लड इन द ऑर्गेनाइजेशन. देन सेकेंड आप कह सकते हो एम्प्लॉइज में बिकम लेथार्जिक इफ दे आर श्योर ऑफ टाइम बाउंड प्रमोशंस. स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन भी हैम्पर हो जाता है. और इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट अपने आप में कंप्लीट नहीं है. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से इस सोर्स पे डिपेंड नहीं कर सकती. स्पेशली अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, वो कैसे ट्रांसफर और प्रमोशन करेगी ऑलरेडी अगर कोई लोग ही नहीं है, इफ इट्स अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन. तो दिस इज नॉट अ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट विच यू कैन रिलाई ऑन कंप्लीटली. ठीक है, देन ऑप्शन में है state any 4 commonly used sources of recruiting people from outside the organization. तो एक्सटर्नल सोर्स में हमारे पास टोटल 10 मेथड्स हैं, जिसका हमने निमोनिक भी बनाया है, डीसीपी, रेस, लॉ. तो इसमें से कोई भी 4 आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, जैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, देन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. यू कैन नाइसली एक्सप्लेन एनी 4 ऑफ दीज. ठीक है, चलो आगे देखते हैं.
Identify and state the consumer right which is violated in the above case and also the right which is exercised by Mr. Akshay here. ये भी 4 marks का है. Let us see. Mr. Akshay, a 20-year-old college student, purchased a book online from XYZ Private Limited, and when it was delivered, he noticed that there was no MRP mentioned on it. He browsed the internet and found that the book was sold at different prices in different markets. He filed a case in District Forum against the publisher. The court held in favor of Akshay and awarded a compensation of ₹10,000. तो कौन सा राइट यहाँ पे वायोलेट हो रहा है? जैसे वो कह रहे हैं कि बुक के ऊपर एमआरपी नहीं लिखा, तो ऑल द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विच एन ऑर्गेनाइजेशन हैज टू गिव आउट ऑन द लेबल ऑफ द प्रोडक्ट, अगर वो नहीं है तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड वाला जो राइट है कंज्यूमर का वो वायोलेट हो रहा है. सो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, उसे प्रॉपर इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल रही है अबाउट द प्रोडक्ट. एंड कौन सा राइट मिस्टर अक्षय ने एक्सरसाइज किया है? पहले उसने कंप्लेन फाइल की और फिर उसको रिलीफ भी मिल गया है. सो दिस इज राइट टू सीक रिड्रेसल. राइट टू सीक रिड्रेसल. अगर क्वेश्चन में सिर्फ कंप्लेन फाइल करने तक की बात होती तो हम बोलते राइट टू बी हर्ड, बट क्योंकि यहाँ पे रिलीफ भी मिल गया है, रिलीफ की भी बात हो रही है, सो वी आर गोइंग टू से राइट टू सीक रिड्रेसल. चलिए उसके बाद एक्सप्लेन द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन. 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स फॉर ईच पॉइंट. टैक्सेशन पॉलिसी, जैसे आपको पता है व्हेन द कंपनी हैज टू गिव आउट डिविडेंड तो कंपनी को पे करना होता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. वैसे डिविडेंड इज टैक्स फ्री इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर, बट द कंपनी हैज टू पे दिस टैक्स टू द गवर्नमेंट. तो अगर ये जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है इसका रेट ज्यादा है तो कंपनीज प्रेफर टू गिव आउट लेस डिविडेंड, राइट? क्योंकि टैक्स का रेट ज्यादा है तो फिर वो कम डिविडेंड देंगे, क्योंकि अगर डिविडेंड ज्यादा दिया तो टैक्स भी ज्यादा बन जाएगा. और अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का रेट कम है सो दे कैन थिंक अबाउट गिविंग आउट मोर डिविडेंड. इसे आप एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है? ओके. आफ्टर दैट कैश फ्लो पोजीशन. नाउ डिविडेंड देने के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ कैश इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. तो आपको देखना है आपकी कैश पोजीशन क्या है व्हाइल यू आर थिंकिंग अबाउट गिविंग आउट डिविडेंड. अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यू कैन गिव आउट मोर डिविडेंड. अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है यू कैन नॉट गिव आउट मोर डिविडेंड. ठीक है, तो यहां तक देखो. चलिए let us move on. The 29th question now, 4 marks का question है, काफी simple है. Identify and state the various elements of communication. तो communication process में बहुत सारे elements हैं, sender, message, then media, encoding, decoding, right? So let us see, हमें identify करना है. Department A has sent an encoded message to Department B through internet. What is the role of internet here? So internet is used as a media here or a medium. The path through which the encoded message is transferred. This could be face to face, this could be through a phone call, through internet. तो internet का जो यहाँ पे role है वो medium का है, right? Then Madhur is making gestures so that he can send a message to Ranbir. What is Madhur doing here? So Madhur is actually encoding. जब हम अपने मैसेज को सिंबल्स में कन्वर्ट करते हैं, बी इट जेस्चर्स और पिक्चर्स और सिंबल्स, सो दैट इज एनकोडिंग. उसके बाद रणबीर इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मैसेज. यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मैसेज व्हिच इज सेंट बाय रीडिंग द जेस्चर्स, सो दिस इज डीकोडिंग. आप समझने की कोशिश कर रहे हो. So that is the process of converting the encoded symbols of the sender. उसके बाद Kamesh picks up his phone and finds a message on it. He reads the message carefully. What is the role of Kamesh here? Receiver का role है उसका. वो message पढ़ रहा है तो उसका जो role है यहाँ पे out of all the elements of communication process, that is of being a receiver. All right. उसके बाद चलते हैं next question, 30th question, again 4 marks. एक बार requirement पढ़ते हैं पहले. Identify the decision suggested by Mr. Ariket Acharya. State by giving any 3 reasons as to why he must have advised his son to take decision with caution. देखो पहले तो decision word आ रहा है ना, high chance है कि
इसमें आंसर होगा कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस से रिलेटेड, दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन और योर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में भी आगे आ जाते हैं आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, जैसे वर्किंग कैपिटल डिसीजंस और कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। सो लेट अस सी। Dhaval Acharya, after acquiring a bachelor's degree in hotel management, joined his father's chain of vegetarian restaurants in Ahmednagar. Being young and enterprising, he suggested his father to add a new section of vegetarian bakery items, which required an investment of ₹5 crores. तो आप यहाँ से कुछ गेस कर सकते हैं कि कौन सा डिसीजन होगा। His father, Mr. Ariketh Acharya, suggested him to take the decision with caution. He सोच समझ के decision लेना, and understood everything comprehensively, as bad decision may damage the financial fortune of business. तो सबसे पहले यहाँ पे investment decision की बात हो रही है, but if we have to be more precise, तो ये long term investment decision है. So we can say these are capital budgeting decisions. कि हम एक नया सेक्शन खोलते हैं या एक नया आउटलेट खोलते हैं फॉर द वेजिटेरियन बेकरी आइटम्स, इसके लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। बट उनके फादर ने कहा है कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल टेकिंग दिस डिसीजन। तो इसका भी मेंशन हमारी बुक में है कि कैपिटल बजटिंग डिसीजंस बहुत सोच समझ के लेने चाहिए। क्यों? फर्स्ट रीजन इज कि इनका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे होता है, ये लंबे समय के डिसीजंस होते हैं, इसमें बहुत सारे फंड्स इन्वॉल्व होते हैं और ये जो डिसीजंस हैं ये यूजुअली इरिवर्सिबल होते हैं, या फिर अगर आप इनको रिवर्स करना चाहते हो तो दैट कम्स एट अ ह्यूज कॉस्ट। तो ये भी आपकी एनसीईआरटी में पॉइंट्स मेंशन्ड है, फाइंड देम इन योर बुक, दे हैव अ बियरिंग ऑन द लॉन्ग टर्म growth of business. A huge amount of funds are blocked, so we need to be very careful, and these decisions are usually irreversible. If we want to reverse, then we have to incur huge costs. ठीक है, तो अच्छे से इसे लिख देंगे and this will be over. So moving on to the 31st question now. यहाँ पे 6 markers अब start हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो, एक्सप्लेन एनी 2 टेक्निक्स, 3 मेंशन है बट कोई भी 2 टेक्निक्स आप एक्सप्लेन कर दीजिए। बहुत अच्छे से हम ये पढ़ते हैं, सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जैसे मेथड स्टडी, finding out the one best method of doing a job right from the procurement of raw material till the final product is delivered to the customer. Every activity is a part of method study. इसमें हम assembly line का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। Motion study, study of different movements, and unnecessary movements are sought to be eliminated so that we can complete the task in less time more efficiently. Time study से हम standard time मेजर करने की कोशिश करते हैं टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब। ठीक है, तो हम अच्छे से पढ़ते हैं, हमें टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को के बीच में डिफरेंस लिखना है, बहुत क्लियरली आपकी बुक में भी गिवन है, 3 पॉइंट्स आर गिवन। जैसे यूनिटी ऑफ कमांड में 1 person शुड रिसीव ऑर्डर्स एंड बी रिस्पॉन्सिबल टू ओनली 1 सुपीरियर, और यहाँ पे हम बात करते हैं 1 head 1 plan की। इसमें वी ट्राई टू prevent dual subordination and इसमें we try to prevent the overlapping of activities. यहाँ पे एक individual employee को के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है और यहाँ पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इस चीज का इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और 3 मार्क्स के 2 सब पार्ट्स हो गए। यू कैन नाइसली एक्सप्लेन। प्रिंसिपल्स अगेन वी नो, डिसिप्लिन, ऑर्डर, इनिशिएटिव, इसमें से कोई भी 2 अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए और फिर डिफरेंस लिख देंगे। FW टेलर और हेनरी फ्यूल के बीच में क्या डिफरेंस है। जैसे टेलर जो है वो फोकस करते हैं शॉप फ्लोर लेवल ऑफ द फैक्ट्री पे, और हेनरी फ्यूल का जो फोकस है दैट इज ऑन द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। Henry Fewell is a staunch proponent of unity of command, but FW Taylor did not feel that it was important क्योंकि उनकी जो टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप, वहां पे एक वर्कर को 8 स्पेशलिस्ट से ऑर्डर्स मिल रहे हैं। राइट, देन हेनरी फ्यूल की जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर एप्लीकेबल इन जनरली ऑल द सिचुएशंस, सो यूनिवर्सली एप्लीकेबल, बट FW Taylor के जो प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स हैं दे आर एप्लीकेबल टू स्पेशलाइज्ड सिचुएशंस। सो दीज आर द एग्जांपल्स। बाकी भी आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, दिस इज ऑल्सो ऑफ 6 मार्क्स। सो
Explain the steps that are required to be performed by a manager before evaluating all possible courses of action in planning process. तो planning process में जो आपका step है evaluating alternative courses of action, उससे पहले के steps हमें यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है? तो starting से अगर हम start करें, setting objectives is the first one, then developing premises, then we have identifying alternative courses of action, and इसके बाद है evaluating alternative courses of action. तो ये 3 points हम लिख रहे हैं, 6 marks का ये है, तो 2 marks for each point. अच्छे से explain करेंगे and we are done. Option में question है, explain how planning reduces overlapping and wasteful activities. ये importance of planning में आपको मिलेगा that it helps in avoiding confusion and misunderstanding. काम अच्छे से हो जाता है smoothly without interruptions. Useless and redundant activities are minimized. Then planning establishes standards for controlling. Without plans, controlling भी नहीं हो सकती. Planning is a prerequisite for controlling because planning sets the standards or the goals against which the actual performance would be measured. उसके बाद facilitates decision making. Planning requires a manager to look into the future, to look at different alternative courses of action, evaluate alternative courses of action, and then choose the best out of it. इससे आपकी decision making भी अच्छी होती है, ठीक है? तो this was question 32. Moving on. Read the statements given in point 1 and 2 and answer the questions that follow. Tea is produced in Assam but is carried to customers not only in this state but also in other parts of the country. Identify and explain the function of marketing. तो जब भी वो function of marketing पूछे, आपको इनमें से सोचना है good morning, coffee पियो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, business studies पढ़ो और सो जाओ, right? तो ये function of marketing कौन सा है कि टी प्रोड्यूस हो रही है असम में बट इट इज कैरीड टू कस्टमर्स हु आर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. कैरीड टू कस्टमर्स, तो यहाँ बात हो रही है ट्रांसपोर्टेशन की, फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स की फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन. तो इसे हम प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे. उसके बाद इसी में वो पूछ रहे हैं enumerate 2 factors that marketers should take into consideration in order to analyze the identified needs. तो आप अपनी बुक में functions of marketing में जहां transportation का point पढ़ेंगे उसी में आपको मिलेगा factors which marketer should take into consideration, जैसे nature of product, क्या nature है product की, किस तरह का mode of transportation सही रहेगा, and also the लोकेशन ऑफ द मार्केट. तो आप मार्क करेंगे अपनी बुक में, दीज आर द फैक्टर्स दैट मार्केटर शुड टेक इनटू कंसिडरेशन, ठीक है? उसके बाद तो ये 3 मार्क्स के थे, 2 सब क्वेश्चंस. आफ्टर दैट, पैडी इज ग्रोन ड्यूरिंग समर सीजन बट इट्स डिमांड एंड सेल टेक्स प्लेस थ्रू आउट द ईयर. Name and state the function of marketing which should be undertaken to reduce the gap between production and consumption. I think this is easy, storage or warehousing. क्योंकि production और consumption में time होता है तो हम अपने product को store करेंगे in order to create time utility in them. इसको अच्छे से explain करेंगे. 2 reasons why proper discharge of this function is important. 2 reasons why warehousing is important. तो पहला point हम ये लिख सकते हैं कि smooth फ्लो बना रहे प्रोडक्ट का मार्केट में, एंड सेकेंड कोई भी अनअवॉइडेबल डिलेज ना हो डिलीवरी में. अगर होते हैं तो यू कैन डील विद इट क्योंकि आपने पहले से ही स्टोर किया हुआ है प्रोडक्ट, या कोई कंटिंजेंसीज आ जाती हैं, इमरजेंसी सिचुएशंस, तो उनसे आप डील करें. अनअवॉइडेबल डिलेज हो जाते हैं अगर डिलीवरी में, तो यू विल बी एबल टू डील विद देम अगर आपने वेयर हाउसिंग की हुई है, स्टोरेज की हुई है, राइट? सो 2 reasons why this is important. चलो ये हमारा हो गया. Now the last question, let us look at this. Identify and state the organizational structure adopted by the company. 2 organizational structure होते हैं, functional और divisional. फिर हमें उसके 2 benefits और 2 limitations भी बतानी. अगर structure हमने गलत recognize किया तो फिर हमारा part B भी गलत हो जाएगा, ठीक है? Let us look at this. Diligent Developers, a website design company in Bangalore, is a startup initiative of Mr. Mani Raj, which aims at achieving a profit margin of 10% in its first year.
Mr. Maniraj appointed Mr. Advait as the digital marketing head. Mr. Kiyansh as the head of backend department, and Mr. Nirvaid headed the graphics designing department. Since each head was specialized in specific skills, it resulted in increased efficiency and better coordination. तो अभी तक हमें क्या लग रहा है कि different departments हैं और उसके हमने departmental heads बनाए. क्या यहाँ पे हम ऐसे पढ़ रहे हैं कि बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं? नहीं, प्रोडक्ट्स नहीं है, प्रोडक्ट एक ही है, ये एक वेबसाइट डिजाइन कंपनी है, डिपार्टमेंट्स हमने अलग अलग बना दिए हैं. तो आई थिंक यू कैन गेस द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच वी शुड फॉलो, दैट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर. ठीक है. However, problems arose when Mr. Advait started considering group objectives superior to organizational objectives and stopped exchanging information with Mr. Kiyansh and Mr. Nirvaid. The company had to bear the brunt of lack of coordination and was unable to achieve its objectives. तो yes, functional structure में ये problem होती है कि functional empires बन जाते हैं. जो departmental head हैं वो सिर्फ अपने department के objectives को ही important समझते हैं, and sometimes इसकी वजह से organization के objectives backseat ले लेते हैं, which is obviously not good. तो ये हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर हो गया. उसके बाद दो बेनिफिट्स बताने इसके. सिंपल है, इससे ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन आती है या फंक्शनल स्पेशलाइजेशन. देयर इज बेटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन अ डिपार्टमेंट बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ टास्क्स बीइंग परफॉर्म्ड. सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का टॉपिक है मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया एक वीडियो में. अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आई विल पुट द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन. जरूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल है वो आपके लिए. अगर दो लिमिटेशंस बतानी हो तो एक हम यही बता देंगे कि फंक्शनल एम्पायर्स इससे क्रिएट हो सकते हैं. Another we can say that इससे इनफ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट हो सकती है बिकॉज जो लोग हैं उनकी स्पेसिफिक स्किल्स हैं या नॉलेज बेस है. जब आपको एक पर्टिकुलर फील्ड की बहुत अच्छी नॉलेज होती है और दूसरी फील्ड्स की नहीं, तो आपका एक नैरो पर्सपेक्टिव बन सकता है. आपको लगता है कि सिर्फ आपकी ही बात ठीक है. तो इससे इनफ्लेक्सिबिलिटी भी अराइज हो सकती है विच अगेन इज अ डिसएडवांटेज. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है. ठीक है, तो ये आप लिख देंगे 2 लिमिटेशंस में. राइट मैम. सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू. सैम्पल पेपर को एक बार अच्छे से पर्सनल लेवल पे सॉल्व करेंगे और बस मेहनत करते जाओ. मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में.